नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लुधियाना पंजाब की रहने वाली एक लेडी डॉक्टर की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारी बहन लगभग 45 वर्ष की आयु की महिला हैं, जो कि अपने पति के साथ मिलकर के एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लुधियाना के अंदर चलाती हैं। इनके पति भी एक डॉक्टर हैं, इनके पति तो सर्जन हैं और ये जनरल फिजिशियन हैं। तो दोनों मिलकर के ये जो स्पेशलिटी क्लिनिक है इसको चलाते हैं। कुछ और डॉक्टर्स भी हैं जो कि इन लोगों के साथ काम करते हैं। दोस्तों, इनके परिवार के अंदर इनके 3 बच्चे हैं, 2 इनकी बेटियां हैं और इनका एक छोटा सा बेटा है। जो सबसे पहला कारण था इनका पीएलआर कराने का, वह इनका वो बेटा था जिसने जन्म तो लिया था। इनका विवाह होने के पहले ही वर्ष के अंदर जो है इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था। वह पुत्र लगभग 2-3 वर्ष तक जो है इनके साथ रहा था। जब से उसका जन्म हुआ था उस बच्चे को बहुत ज़्यादा बीमारियां थी, बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उसको उसके इलाज को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं। और जब तक वो बच्चा 3-4 वर्ष की आयु का था, उसकी बीमारियां कुछ इस प्रकार की थी जो कि लाइलाज थी, और उन लाइलाज बीमारियों के चलते इन्होंने जो अपना पुत्र है उसको खो दिया था। अब दोस्तों, ये जो पुत्र है इसको खोने का गम इनको बहुत ज़्यादा लग गया था। ये बताती हैं, ये कहती है कि भैया मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, लगभग 2 वर्षों तक मैं डिप्रेशन के अंदर थी। तो सबसे पहला जो कारण है इनके पीएलआर कराने का, ये जानना चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सब लोगों की सेवा करती हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है उसके अंदर मेरा काम है दूसरे लोगों का इलाज करना, तो मेरे ही घर में ऐसी संतान ने क्यों जन्म लिया जो कि बचपन से ही बीमार थी, और बीमारी के चलते, हालांकि हम लोग खुद डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसकी बीमारी इतनी बड़ी थी, उसके चलते हमारे लाखों रुपए खर्च हुए। बहुत एक मोटा खर्चा इन्होंने बताया था जो कि इनका हुआ था। लाख मतलब लाखों की जैसे बात की जाती है, 40-50 लाख रुपए जो बच्चा है उसके ऊपर 3 से 4 वर्षों के अंदर खर्च हो गया था। उसकी कुछ इस प्रकार की बीमारियां थी, छोटे से बच्चे की मल्टीपल सर्जरीज हुई थी। ये बहन जानना चाहती थी कि हमारे ही घर में ऐसे बच्चे ने जन्म क्यों लिया जिसको इतनी सारी ये तकलीफ़ें थी। ये बहन तो एक तो इनका ये दुख था, दूसरा दोस्तों इस ही बच्चे को खोने का जो इनका समस्या है, इसी से जोड़ करके इन्होंने अपने और अपनी माँ के रिश्ते के बारे में बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके बच्चे का बीमारी के साथ पैदा होने के अंदर, ये कहते कि इनकी जो अपनी सगी माँ है उनका बहुत बड़ा रोल है। तो पहले इनकी माँ का और इनका रिश्ता हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर बताते हैं कि बच्चे को उन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया। ये कहती हैं कि इनकी माँ के 3 बच्चे हैं, जिसके अंदर ये सबसे बड़ी बेटी हैं, और उसके बाद इनकी माँ को 2 बेटे हुए। अब ये कहते हैं कि माँ बेटी और बेटों में बहुत ज़्यादा फर्क करती थी। बचपन से ही मुझे दिन रात बातें सुनाती थी, मुझे दिन रात ये कहती थी कि मेरे घर में तू जो लड़की मेरे यहाँ पे पैदा हुई, इसकी वजह से सारे समाज के अंदर मेरी नाक कट गई, तेरी वजह से मैं सर उठा करके नहीं चल सकती हूँ। तो इसकी वजह से इनके साथ डेली गाली गलौज करना, इनको डीमोटिवेट करना, इनको परेशान करना, ये उनका हमेशा चलता रहा। इनको ऐसा लगा कि अगर ये अपने जीवन के अंदर कामयाब हो जाएंगी, अच्छी बच्ची बन करके दिखाएंगी, तो शायद ये अपनी माँ को प्राउड फील करा पाएँ। इनके पिताजी फ़र्क नहीं करते थे, माताजी को बहुत ज़्यादा ये बीमारी थी लड़की और लड़कों में फ़र्क करने की। ये कहती हैं कि मैं तो डॉक्टर बन गई, लेकिन जो मेरे दोनों भाई हैं वो पूरी तरह से निकम्मे हैं, कुछ भी वो काम नहीं करते हैं। बस जो पिताजी की जो हमारी ज़मीन जायदाद है, कहती है हमारी जायदादें बहुत हैं हमारी, तो बस वो मेरे पिताजी की जो जायदाद है उसी के ऊपर ही कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, और काम धाम वो लोग कुछ नहीं करते। कहती मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन फिर भी मेरी माँ के दिल में ये जो बात थी कि लड़की मुझे पैदा होगी और मेरी नाक कट गई, कह रही वो बात मेरी माँ आज तक भी मुझे सुनाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये वाइब था कि शायद लड़की पैदा हुई और लड़की से फर्क करती है, ये केवल एक आवरण था। इनकी माँ को असली में कुछ, इन दोनों का माँ और बेटी का हिसाब किताब ऐसा है जिसके चलते इनकी माँ को इनसे इतनी ज़्यादा नफरत थी। अब बात करते हैं कि जो इनका बेटा है उसको खोने में इनकी माँ का क्या रोल है। दोस्तों, ये बताती हैं कि इनका जिस समाज से ये हैं
उसके अंदर कल्चर कुछ ऐसा है कि जो पहला बच्चा जो पैदा होता है वो माता के घर में होता है। तो ये कहती है हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज होता है कि जब बच्ची 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी मम्मी के घर आ जाती है। तो कहती है क्योंकि कल्चर था तो इसीलिए फिर जो है व्हेन आई वाज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट तो मैं अपनी मम्मी के घर जा करके रहने लग गई। ये कहती हैं मेरी माँ के घर में गई तो माँ ने मेरी सेवा तो क्या की, लेकिन दिन रात जली कटी बातें सुनाने में, मतलब उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझे इतना स्ट्रेस में डाल दिया, इतना स्ट्रेस में डाल दिया कि जो वाटर बैग होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, कहती है मेरा जो वाटर बैग है वो 7.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी उसी के अंदर ही बर्स्ट हो गया, और जो प्री मच्योर है मेरे बच्चे की जो है डिलीवरी हुई। और जब ये हुआ, कहती हैं कि जब छोटा मेरा बच्चा था तब टेस्ट होते थे तो मेरे बच्चे के अंदर कोई भी उसके दिल में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं निकलता था, लेकिन जब मेरा प्री मच्योर बेबी बॉर्न हुआ और उसको डायग्नोस हुआ तो उसको हार्ट के अंदर एक छेद है ऐसा भी पता लगा, और कई सारे मेडिकल एलिमेंट्स के साथ वो जो बच्चा है 7.5 महीने में वो पैदा हुआ। ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 1.5 महीना मेरी माँ राक्षस बन करके जो मेरे सर पे बैठी रही ना, मुझे ये भी बातें सुनाती थी कि तू जैसी तूने जन्म लिया वैसे तू और आगे लड़की पैदा मत कर दियो, हमारा नाम मत खराब कर दियो, ऐसा ऐसा करके। मतलब अभी 100 तरह की बातें हैं तो पूरी तो बातें नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि 1.5 महीने में इनका जीना आराम कर दिया था। तो कहती हैं उसी स्ट्रेस में, उसी प्रेशर के अंदर मेरी प्री मच्योर डिलीवरी हो गई, और प्री मच्योर जब बच्चा हुआ तो वो मेरा बच्चा जो बीमार पैदा हुआ वो रिकवर ही नहीं कर पाया। उसको बस हमने तड़पते हुए देखा, बस इसी आस में रहे पति पत्नी की कब हमारा बच्चा जो है रिकवर हो जाएगा। लेकिन रिकवर क्या होना था, जब बच्चा 3.5-4 साल का था तो बच्चा एक रात को सोया और फिर सुबह उठा ही नहीं, तो हमने अपना बच्चा जो है हमारा खो दिया। तो ये कहती है कि जो मेरी माँ है, एक तो डायरेक्टली मैं उससे जानना चाहती हूँ कि बचपन से वो ऐसे दुश्मनों की तरह क्यों है मेरे साथ, उससे मेरा क्या हिसाब किताब है वो मैं जानना चाहती थी। और मेरी माँ ने, मुझे लगता है कि इस चीज़ को मैं प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसकी बातों की वजह से मेरे गर्भ में मेरा बच्चा बीमार हो गया। तो ऐसा मेरी माँ का मुझसे क्या हिसाब किताब है, और ये जो बच्चा मेरे गर्भ के अंदर था इसके साथ मेरी माँ का क्या हिसाब किताब था, ये मैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों, एक तो बच्चा जो चला गया वो और माँ, इन दोनों को ये जानना चाहती थी। इसी के साथ साथ कुछ साइड के भी इनके इश्यूज थे। इन्होंने बताया कि इनकी जो अभी इन लॉज की फैमिली है, इन लॉज की फैमिली के अंदर इनके एक जेठ जेठानी हैं जिनके साथ इनके पति का और इनका प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट चल रहा है। कुछ ऐसा है कि इनके हिसाब से एक घर है जिसको इनके पति के नाम होना चाहिए था बंटवारे। जो इनका ससुराल है वो भी काफ़ी वेल्दी फैमिली है और बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो कहती कि एक घर ऐसा है जिसको लेकर के जेठ जेठानी और हमारे बीच में डिस्प्यूट है। वो क्लेम करते हैं कि वो जो घर है उनके बच्चों को बिलोंग करता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, इसके अंदर घर का आधा आधा बंटवारा होना चाहिए, वो उनको कैसे बिलोंग करता है। तो कुछ ये शायद बात घुमा रहे थे, शायद कुछ विल भी है उनके बच्चों के नाम पे, इनके ससुर जी कर गए थे, तो आइडली उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हमारे को ये गलत है जो विल हो गई है, तो हमारे हिसाब से तो आधा आधा होना चाहिए। तो इनके जेठ जेठानी से इनका एक बहुत बड़ा जो है प्रॉपर्टी का क्लैश चल रहा है। फिर ये कहती हैं कि इनके जो जेठ जेठानी हैं वो 2 लोग हैं जिनसे मिले हुए हैं, 2 लोगों से मिले हुए हैं। कैसे इनके जेठ जेठानी कैसे परेशान कर रहे हैं, ये कहती है कि एक तो हमारी वो जो प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूट के अंदर है वो तो खंडर ही हुई पड़ी है, उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके अलावा ये कहती हैं कि एक और ऐसी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, जिन फ्लैट्स के अंदर कुछ फ्लैट्स जो हैं वो मेरे जो जेठ जेठानी है वो ओन करते हैं, और कुछ फ्लैट्स जो हैं वो मैं, एक फ्लैट है कह रही मेरे पति और मेरा है, और कहती हैं उसी बिल्डिंग के अंदर 2 लोग रहते हैं, कुछ उनके साथ शायद मिल करके कंस्ट्रक्शन कराया था इनके ससुर ने फ्लैट्स का, कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट लिया था, तो वो 2 लोग वो हैं जिन्होंने बिल्डर बन करके उस बिल्डिंग को जो है खड़ा किया था। ये कहते हैं कि उस बिल्डिंग में जो हमारा फ्लैट है वो 50 लाख से ज़्यादा का है, 55-57 लाख रुपए इनके फ्लैट की वैल्यू है। लेकिन ये कहती है कि जो बिल्डर हैं जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को बनाया था वो वहाँ पर किसी को रहने नहीं देते हैं,
बिल्डिंग के अंदर परेशान करके रखते हैं। और कहती है परेशान किसको करके रखते हैं, मेरे जेठ जेठानी को नहीं करते, उनके फ्लैट्स पे कोई दिक्कत नहीं है, उनके फ्लैट्स के अंदर किराएदार हैं, लेकिन कहती है जो हमारा वाला फ्लैट है कुछ ऐसा है, वो जो ये दो लोग हैं उनके फ्लैट से साथ में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उनके फ्लैट्स के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो कुछ और उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको जो हमारे वाला जो फ्लैट है जो ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है उसका स्पेस चाहिए उनको, हम वो स्पेस दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोग 15 से 20 लाख रुपए ऑफर करना चाहते हैं हमारे को। हम कहते हैं कि भाई ये कैसे होगा, भाई 60 लाख रुपए के आसपास जिस घर की वैल्यू है, चलो 55 53 50 समझ में आता है, लेकिन हम उसको 20 लाख रुपए में कैसे दे दें। लेकिन वो कहती हैं कि वो लोग इतने बदमाश हैं, वो दो लोग कह रही वो हमारे यहाँ पे किराएदारों को रुकने नहीं देते, परेशान करके रखते हैं, पानी का पाइप बंद कर देंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ कर देंगे, या लोग पीछे किराए पे घर को देखने के लिए आएंगे तो उनको भगा देंगे, उनको नेगेटिव कर देंगे। और कहती हैं क्योंकि वो वहाँ के बिल्डर हैं तो आसपास के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं। ये कहती है सारी दुनिया के अंदर वो अपनी जो बिल्डिंग है उनको बनाते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनको हमारा वाला वो फ्लैट चाहिए, उसके अंदर वो मुसीबत पैदा कर रहे हैं। और ये कहती हैं कि कुछ ना कुछ जो हमारे जेठ जेठानी हैं वो भी उनके कान भरते हैं। मेरे जेठ जेठानी और ये दोनों जो बिल्डर्स हैं, इन लोगों की कुछ आपस में मिली भगत है, उसको लेकर के ये मुझे और मेरे पति को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी के जो ये मामले हैं, इसके अंदर ये बहन जानना चाहती थी कि भाई मेरे जो जेठ जेठानी हैं उनसे मेरा हिसाब किताब क्या है, और ये जो प्रॉपर्टी के अंदर जो लोग रहते हैं इनके साथ हमारा हिसाब किताब क्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों दो और ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इन लोगों की लाइफ में आए, जिन लोगों ने इनके साथ लगभग 38 लाख रुपए की ठगी की। जी हाँ, तो दोस्तों इनके बारे में भी हम बताएंगे, थोड़ा आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं और सारे कैरेक्टर्स इनके पास्ट लाइफ में निकल करके आने वाले हैं कि कौन थे। तो दो ये बताती हैं कि दो डॉक्टर्स इन लोगों की लाइफ के अंदर आए थे जो कि फुल डॉक्टर्स नहीं थे, देवर हाफ डॉक्टर्स। हाफ डॉक्टर्स कैसे, फाइनल ईयर के अंदर उन दोनों को, जिस कॉलेज के अंदर वो डॉक्टरी कर रहे थे, फाइनल ईयर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी थी जिसकी वजह से उनको रस्टिकेट कर दिया गया था, उनको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया था। अभी ये बताती हैं उन दोनों का स्कीम कुछ ऐसा था कि वो लोग अब डॉक्टरी तो कर नहीं सकते क्योंकि डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ मिलकर के मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स खोलने की उन लोगों के अंदर एक्सपर्टीज है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं, और उसके अंदर वो पार्टनर बन करके रहते हैं, मार्केटिंग वगैरह करते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनके जो पति हैं जो कि बहुत बड़े सर्जन हैं पंजाब के, कहती कि वो पहले हम लोग अपना क्लिनिक नहीं चलाते थे, मैं भी किसी हॉस्पिटल में जॉब करती थी और मेरे जो पति हैं उनको ऑन कॉल बनाया जाता था, वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए थे और सर्जरीज के लिए जाया करते थे। तो ये कहती हैं कि ये जो दो लोग हैं इन दोनों ने मेरे पति को अप्रोच किया और उनको पहले तो कहती है उनको फूंक शकाई, यानी कि उनके कान भरे, उनको कहा कि अरे आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप तो अपना, आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, आपका तो अपना नर्सिंग होम होना चाहिए, आप इतना कमाओगे, आप उतना कमाओगे, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कहती है मेरे पति को पूरा उन्होंने पंप कर दिया और उन्होंने कहा कि जो आपका मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है वो पूरा खोलने की जिम्मेवारी हमारी है। उन लोगों ने ये कहा कि हम उसको खोलेंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेंगे, और उसके साथ साथ उस हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी चलेगी, ये कहेंगे कि इन्होंने कहा कि फार्मेसी हमारी होगी उसके अंदर। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है। कुछ ऐसा हुआ कि इनके पति और ये इन दोनों के झांसे में आ गए और जो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है उसको बनाने में तो करोड़ों रुपए लगे, लेकिन ये कहती हैं कि उसके अंदर जो फार्मेसी थी और इनके हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट आता था उसके अंदर ये जो दोनों लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग संभाल रहे थे, कहती इन्होंने खड़ा तो करवाया लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग चोरियां कर रहे थे, फार्मेसी के अंदर लॉसेस दिखा रहे थे। तो हमें ये बात समझ में नहीं आई कि भैया हमारे हॉस्पिटल की फार्मेसी, उसमें लॉस कैसे हो सकता है। उसके साथ साथ जितना भी हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट आता था उसके अंदर उनके टांके थे, मतलब उनकी चोरियां थी, जहाँ से आता था उसके वैल्यू के अंदर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करते थे। ये कहती हैं कि वो लोग सामने से भी ये कर सकते थे लेकिन शायद उनका ठगी करने का ही काम है। तो कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने उनकी ठगी पकड़ ली थी, और जब उन लोगों की ठगी पकड़ी
तो कुछ ऐसा हुआ कि अगले ही दिन वो दोनों गायब हो गए, और जो फार्मेसी का गल्ला था लगभग 7 से 8 लाख रुपए का, वो लेकर के वो लोग गोल हो गए। और इन्होंने जब पूरे अकाउंट्स चेक किए तो उसके अंदर इनको समझ में आया कि पिछले 6 महीने के अंदर हॉस्पिटल का 38 लाख रुपया से ज़्यादा जो पैसा है वो गायब है। तो ये बहन अपने पीएलआर के माध्यम से इनके बारे में भी जानना चाहती थी कि प्रोफेशनली ये लोग जो हमारे को मिले, इन्होंने हमारे साथ ऐसी ठगी क्यों करी। तो ये कहती है चारों दिशाओं के अंदर भाई जी हमसे पैसा खाने वाले, हमारा पैसा दबाने वाले लोग बैठे हुए हैं। जो रिश्ते हैं, कह रही सबसे क्लोज रिश्ता होता है माँ का रिश्ता होता है, उसने मुझे धुतकारा। मैं जानना चाहती हूँ इन सब लोगों से मेरे पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है। और जैसा कि हमने कहा दोस्तों, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन इन सभी लोगों को अपने पास्ट लाइफ के अंदर ढूंढ पाई और हिसाब किताब के बारे में भी जान पाई। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व जीवन के अंदर क्या देखा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है, जो कि हमारे चैनल की हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तो 3 ऐसे हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मेंबरशिप को ऑप्ट किया है। उनके नाम हैं सुमन बरुआ, अनीता जैन और मेघा अबासो भाले। आप तीनों ने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप तीनों हमारे सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इन तीनों की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन को किस प्रकार का देखा, कैसी लाइफ इनको नज़र आई, किस रूप में इन्होंने अपने आप को देखा। तो जो पूर्व जीवन का पहला दृश्य इनको नज़र आता है, उसके अंदर ऐसा देखते हैं कि ऊपर खुला आसमान है, खुले आसमान के तले ये खड़े हैं, रात का समय है और पूरा चांद नज़र आ रहा है। नीचे देखते हैं तो नीचे कच्ची ज़मीन है और नंगे पैर हैं। जब नंगे पैरों से ध्यान को ऊपर लेकर के जाते हैं तो सफ़ेद रंग की एक धोती पहनी है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना हुआ है इन्होंने। तो धोती कुर्ते के अंदर इन्होंने खुद को खड़ा हुआ देखा। कहते हैं कि जहाँ पर ये खड़े हैं आसमान के तले, वहाँ पर इनको 2 से 3 बैलगाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं और ये अपने आप को एक लगभग 40 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देख रहे थे। दोस्तों, जब इनको हम आसपास देखने के लिए कहते हैं तो ये बताते हैं कि मैं अपने घर के सामने टहल रहा हूँ। घर को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी कोठी इनको नज़र आती है, बड़ा सा घर है और घर के बाहर ही टहल रहा हूँ ये कहते हैं। जिस जगह पर ये खड़े होकर के टहल रहे थे वहाँ से इनको अपने घर का बड़ा सा खुला दरवाज़ा नज़र आ रहा था, जो कि खुला हुआ था, और दरवाजे से अंदर देखने पर इनको एक बहुत बड़ा झूला नज़र आता है। तो जब हम इनको बोलते हैं कि ठीक है आप घर के अंदर जाइए, तो फिर ये देखते हैं कि वहाँ जाकर के ये झूले के ऊपर बैठ गए हैं। और झूले के ऊपर बैठ करके जब हम इनको घर के अंदर आसपास का माहौल देखने के लिए कहते हैं तो इनको ऐसा अब महसूस होता है कि जैसे ये आंगन के अंदर बैठे हैं और आंगन से इनको बाकी घर के थोड़ा एक ओपन स्पेस है, उसके अंदर इनको कई सारी लकड़ी की कुर्सियाँ नज़र आ रही होती हैं। घर के अंदर देखते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही एक ओल्ड लेडी है, एक बूढ़ी महिला है जो कि लगभग 70 वर्ष की आयु की है। ये उनको अपनी माँ के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि जो मेरी 70 वर्ष की आयु की माँ है वो मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा करती है। मैं उसका इकलौता बेटा हूँ और मतलब इकलौती संतान हूँ मैं, ऐसा इन्होंने बताया। और माँ बहुत ज़्यादा जो है प्यार करती है। तो 70 वर्ष की आयु की माँ नज़र आ रही होती है और एक यंग लेडी इनको नज़र आ रही होती है। खुद को ये लगभग 40 वर्ष का देख रहे होते हैं और जो महिला इनको एक और नज़र आ रही होती है वह लगभग 30 वर्ष की आयु की होती है। ये कहते हैं कि शी इज़ माई वाइफ, ये मेरी पत्नी है और वो मुझसे नाराज़ है। मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही है। तो इनसे पूछते हैं कि क्यों बात नहीं कर रही है, तो थोड़ा ये अपनी वाइफ से बात करने का प्रयास करते हैं और जो थॉट्स हैं इनके पास आते हैं और इनको पता लगता है कि इनकी वाइफ जो है वो बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। 10 साल हो गए हैं इनकी शादी को, 10 वर्ष हो गए हैं इनके विवाह को, लेकिन इनके बच्चे नहीं हुए। ये बोलते हैं कि मेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, मुझ में कोई कमी है
और मेरी जो वाइफ है वो मुझसे बात नहीं करती। वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है। 10 साल के अंदर बच्चा नहीं हुआ और ये खुद कंफर्म करते हैं ये कमी मुझ में ही है। फिर ये कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं कि वाइफ से बात कर रहे हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाइफ कहती है कि आपकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये कहते हैं कि वाइफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो मुझसे लड़ रही है, झटक रही है, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। तो हम इनसे पूछते हैं कि बच्चे हुए नहीं तो क्या कभी नहीं हुए थे, या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो इनको ठीक से समझ में नहीं आई, लेकिन ये बताते हैं कि हमारा 1 साल का एक छोटा बेबी हुआ था। जब नई नई शादी हुई थी तब 1 साल का बच्चा हुआ था, और वो जो बच्चा हुआ था उसको, जब वो 1 साल का था, उसको बुखार आया और वो मर गया। और उस बच्चे के बाद फिर दोबारा हमारा बच्चा नहीं हुआ। तो एक तो जो मेरी पत्नी है उसको इस बात का भी गम है कि भाई जो मेरा बच्चा एक हुआ था वो भी चला गया और उसके बाद हुआ नहीं। तो जो पत्नी है वो बहुत खफा है इस चीज़ को लेकर के, और एक हमारे रिलेशनशिप के अंदर एक टर्मोइल और एक जो है खटास इनको फील हो रही होती है। यहाँ पर हम इनसे कहते हैं कि आप थोड़ा और घर के अंदर देखिए, और कोई परिवार के सदस्य आपको नज़र आते हैं तो कुछ बताइए। तो ये कहते हैं कि हाँ, मेरे घर के अंदर एक मेरा छोटा भाई है जो कि लगभग मुझसे 15 वर्ष छोटा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपने कहा कि आप माँ के अकेले बच्चे हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो भाई है ये मेरे चचेरा मेरा भाई है, मेरे चाचा चाची का बेटा है। और ये बताते हैं कि मेरे पिता और जो मेरे चाचा चाची हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो लोग बाहर कहीं गए थे, सब लोग साथ में आ रहे थे, तो इनके पिता और इनके चाचा चाची जैसे भी था, जिस भी रीति कुछ एक्सीडेंट हो गया था जिसके चलते उन तीनों की मृत्यु हो गई थी। और तब से जो चाचा का लड़का है उसकी पूरी जो जिम्मेवारी है वो मेरे ऊपर आ गई है। तो ये कहते हैं कि मैं 40 वर्ष का हूँ और जो चाचा का लड़का है वो लगभग 25 वर्ष की आयु का एक लड़का नज़र आ रहा था। उनसे रिलेशनशिप को जब हम देखने के लिए कहते हैं तो ये कहते हैं कि मेरा उससे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? तो ये कहते हैं मैंने उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको नहीं दी। हमने इनसे कहा कि प्रॉपर्टी नहीं दी, ये क्या मतलब है, क्या आप किसी की प्रॉपर्टी रख सकते हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं, बात ये है कि वो बहुत भोला है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने उसका फ़ायदा उठाया है और अभी ये मुझे मेरे घर के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन खेतों के अंदर इसको मैंने एक छोटा सा घर बना करके दिया हुआ है। इसको समझाया हुआ है कि तेरे को खेतों की निगरानी करनी है, तो उसी 2 कमरे के घर के अंदर ये रहता है। बाकी जो सारी ज़मीन जायदाद है उसका कंट्रोल मेरे पास है। मैंने उसको अपना एक प्रकार से नौकर बना करके रखा हुआ है, जो भाई की तरह जैसे उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए वैसे मैं उसको ट्रीट भी नहीं करता हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि भाई भाई वो कुछ नहीं कहता, भोला है तो इतना क्या भोला होगा? तो ये कहते हैं जो चाचा का बेटा है वो मुझसे बहुत डरता है, वो तेज नहीं है, थोड़ा मंद बुद्धि है, ऐसा ये बताते हैं। और ये कहते हैं कि वो जानता है कि मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ, उसके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन बस वो कुछ कहता नहीं है। जैसा बोलता हूँ ठीक है कर देता है। अगर उसके मन में ग्रज भी है तो वो सामने उसने उस ग्रज को नहीं रखा, वो चुपचाप उसी छोटे से घर के अंदर वहाँ रहता है, मच्छरों के बीच में सोता है, उसको ठीक से सुख सुविधाएं भी नहीं दे रखी हैं। और घर पे आता है, यहाँ पे आता है, खाना वाना खा लेता है, लेकिन घर पे आता है तो यहाँ पे भी उससे 100 काम कराए जाते हैं। मेरे लिए वो जैसे एक पिंडों में होता है ना कि सीरी होते हैं, सीरी आपने रखे होते हैं, जो आपने किसी को हायर किया होता है आपके खेतों की, आपकी ज़मीन जायदाद की देखभाल करने के लिए। तो कह रहे वो मेरे लिए तो सीरी की तरह है, वो भाई बस वही है, ज़मीन जायदाद पे उसका आधा अधिकार है, लेकिन सब कुछ जो है मैंने कब्जा कर लिया और वो जानता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक तो इनको अपने चाचा का जो लड़का है उसका इनको नज़र आता है, फिर इनको ऐसा नज़र आता है कि जो इनका खेत है उसके अंदर 2 लोग हैं, और 2 ऐसे लोग हैं इनके गांव में जो कि इनसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये लोग आपसे क्यों जलते हैं, तो उसके कई कारण ये बताते हैं। कहते हैं सबसे पहले तो हमारे गांव के अंदर सरपंची का चुनाव हुआ था, तो हमने सरपंची के चुनाव के अंदर उन दोनों को हरा दिया और उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। उसके अलावा ये बताते हैं कि हमारे गांव के अंदर इन दोनों के भी बहुत खेत हैं, ये बहुत अच्छे परिवार के हैं ये दोनों जो मुझसे जलन करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो दोनों भाई हैं इनके खेतों में कुआं नहीं है और हमारे खेतों में 2-2 कुएं हैं जो हमारे खेत हैं। इन लोगों ने कुछ
हमने कहा कि बात की आपसे कि भाई कुएं का पानी तो शेयर हो जाता है खेतों के अंदर, उसमें क्या है, तो कहते हैं नहीं, उनकी जो ईगो है वो उनको अलाउ नहीं करती, तो ये बात नहीं करते। लेकिन बस उनको ये रहता है कि उनको जो है हमारे को जो है हमारे को दबाना है, हमसे चिढ़ते बहुत ज़्यादा हैं वो, और किसी ना किसी प्रकार से ये दोनों मिलकर के जो है हमारा नुकसान करने का प्रयास करते रहते हैं, हमारे कुछ ना कुछ हमारी ज़मीन पे कब्जा करने का भी प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई वो कर नहीं पाते हैं, हमारा भी इतना दबदबा है, हमारे पास इतने आदमी हैं, ऐसा ऐसा है, तो नहीं कर पाते हैं। फिर ये बताते हैं कि भाई कुछ ऐसा है कि जो मेरा चाचा का लड़का है उसको प्रॉपर्टी मैं नहीं दे रहा हूँ, उसको मैंने अपना सीरी बना करके रखा हुआ है। ये कहते हैं कि कुछ चाचा के लड़के से ये दोनों आकर के बात करते हैं, हमारे खेत पे आते हैं ये लोग, और मेरे चाचा के लड़के को किसी प्रकार से ये लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे चाचा के लड़के को ये समझाते रहते हैं कि भाई तेरे को जो पंचायत है उसके अंदर जो है अपना हक मांगना चाहिए, करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ इन्फ्लुएंस करने की प्रयास कर रहे हैं मेरे चाचा के लड़के को। लेकिन मेरे चाचा का लड़का जो है थोड़ा वो, जैसे मैंने बताया कि वो मंद बुद्धि है, बैल बुद्धि है, तो वो बहुत ज़्यादा समझता नहीं है। लेकिन ये दोनों पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो मेरे चाचा का लड़का है उससे मेरा झगड़ा हो जाए और उसकी जो आधी ज़मीन है और जो उसकी आधी जायदाद है उसको वो क्लेम करे। तो हमने इनसे कहा कि भाई अगर आपका अपना सगा सगा खून ही होता है, चाचा का लड़का अपना खून है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दे दो उसको। तो ये कहते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि हाँ मैं उसको दे दूँ, लेकिन जब भी मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ ना, उसको ज़मीन देने के बारे में, मेरे अंदर एक घबराहट सी उठती है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मैंने उसको आधी ज़मीन दे दी तो मैं गरीब हो जाऊंगा। हमने कहा कि क्या इतनी कम ज़मीन है आपके पास कि गरीब हो जाओगे? तो कहते ज़मीन कम नहीं है मेरे पास, लेकिन उन दोनों से मेरे अंदर कुछ कंपटीशन हमारा चलता रहता है आपस में, उन दोनों से मैं गरीब हो जाऊंगा। अभी मैं उन दोनों भाइयों से इसलिए अमीर हूं क्योंकि मेरे पास सारी जायदाद है मेरे खानदान की, लेकिन अगर वो जायदाद आधी हो जाती है तो ये आधी मेरे चाचा के लड़के को चली जाएगी। और ये जो दो लोग हैं जिनसे मेरा कंपटीशन होता है, वही दोनों जो मेरे चाचा के लड़के को भड़का रहे हैं, इन दोनों से मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कुछ तो प्रॉब्लम है, और भी कुछ इनका आपस में हिस्ट्री रही होगी जहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहे थे। लेकिन एक कंसिस्टेंट स्टसल और एक कंसिस्टेंट जो स्ट्रगल है वो इनको जो है वहाँ पर नज़र आ रहा होता है। फिर ये कहते हैं इनको एक और वहाँ पर कैरेक्टर ऐसा नज़र आता है। ये देखते हैं कि थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई इन दोनों को पता कैसे लगा कि मेरे चाचा के लड़के को, ये मेरे चाचा का लड़का है। पहली बात तो यही कैसे पता लगी इन लोगों को बात, चलो वो बात इनको पता भी हो, हमारा प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा डिस्प्यूट है, मैंने प्रॉपर्टी दबाई हुई है, ये इन दोनों को कैसे पता चला। तो जब ये उसको इन्वेस्टिगेट करता है तो इनको ऐसी फीलिंग आती है, इनको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है कि जो इनके यहाँ पर अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। इनके घर के अंदर एक मुंशी था जो कि इनकी एस्टेट मैनेज करने का काम करता था, उसके पास सारा हिसाब किताब था, और उसी ने पता नहीं कैसे किसी लालच के अंदर, या नहीं लालच के अंदर नहीं, ये कहते हैं कि उस जो मुंशी है, जब मुंशी हिसाब किताब करता था उसको बड़ा बुरा लगता था कि मेरे जो चाचा के लड़के की जो सारी ज़मीन जायदाद है वो मैंने अपने नाम पे लिखा रखी है, मैं अपने खाते में उसको चढ़वाने लग गया हूँ। शायद वो मेरे चाचा चाची का वफादार था या ऐसा कुछ था वो मुंशी, कुछ तो ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो मुंशी अंदर ही अंदर, उसकी नज़र में मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, और मुंशी ने ही, उसने, जैसे पता ही होता है गांव के अंदर कि भाई कौन किसका दुश्मन है करके, और वो इनका जो है इनका अहित चाहते हैं, तो ऐसा करके कहते हैं अंदर ही अंदर मेरा मुंशी भी मिला हुआ है उनसे, और मेरे मुंशी ने उन दोनों को बताया है कि ऐसे ऐसे इसने ज़मीन हड़प ली है, जिसके चलते फिर उन लोगों ने पंचायत भी बिठाई है, सारे गाँव के सामने मेरे को जलील भी किया, उन दोनों लोगों ने मेरी बेइज्जती भी हुई। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने पंचायत के अंदर ये बात रख दी कि भाई ये हमारे घर का मामला है, ये दोनों कौन होते हैं पंचायत बुलाने वाले। भाई अगर मेरे भाई को, मेरे चचेरे भाई को अगर कोई दिक्कत है तो वो पंचायत बुलाए ना, वो बोले ना इस चीज़ को। तो वहाँ पर ये कहते हैं कि मैं अपने चचेरे भाई के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब रहा। मेरे चचेरे भाई ने गाँव के सामने जब सारी पंचायत बैठी थी तो उसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि मुझे कोई ज़मीन जायदाद चाहिए कुछ है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे को, मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार वाले मुझे ठीक क्रिएट वो करते हैं, मुझे अलग से जायदाद नहीं चाहिए, मेरे पास है जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत है, इस प्रकार से। तो कहते हैं चाचा के लड़के को वहाँ पंचायत में मैंने दबा दिया, जिसकी वजह से ये दोनों मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो उन दोनों से तो मेरी दुश्मनी थी ही, लेकिन ये जो मुंशी है
इसका कुछ रोल सामने आया, उन लोगों ने कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी लिया था कि दस्तावेज हैं और ये है वो भाई वो हम सामने रखे जा सकते हैं। तो कहते हैं मुझे पता लग गया कि ये मुंशी है और मुंशी ही इनसे मिला हुआ था, जिसके चलते ये देखते हैं कि मैं वापस अपनी कोठी पे आया हूँ, अपने मुंशी को मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ उसके साथ, और उसको मैंने भगा दिया है। उसको मैंने कहा कि भाग यहाँ से, भाई तेरी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को यहाँ से निकल। कहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके मैंने निकाला है। मैं एक पावरफुल इंसान हूं, तो मेरा मुंशी कुछ मुझे कर नहीं पा रहा है, लेकिन जब वो जा रहा है ना, तो ऐसा झुकी हुई तिरछी नज़रों से वो मुझे देख रहा है जाते जाते, और कहता है कि मैं उसकी आंखें पढ़ रहा हूं, तो मुझे आंखों को देख करके ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ हिसाब ज़रूर बदला, मतलब हिसाब ज़रूर बराबर करूंगा इस चीज़ का। उस मुंशी की आंखों में यही है कि मैं ठीक इंसान नहीं हूं, मैं धोखेबाज हूं। और मुंशी को रिग्रेट नहीं है उसने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी वो आया। मुंशी को तकलीफ बहुत ज़्यादा है, घबरा बहुत रहा है कि कहाँ काम करेगा, क्या करेगा। लेकिन मुंशी की नज़रों में मेरी इमेज यही है कि मैंने अपने चचेरे भाई की ज़मीन दबा ली थी, तो मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, और उसको नौकरी से निकाल दिया जबकि मैं बुरा इंसान हूँ। तो उसकी आंखों में नज़र आ रहा है कि मुंशी मुझसे बदला लेना चाहता है, और उसी बदले की भावना के साथ वो जो मुंशी है वो वहाँ से जो है मेरे को जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारे प्रकरण के अंदर ये तो बाहर की कहानी इनको नजर आ रही होती है। फिर अपने घर के कुछ और कलेश भी इनके सामने आते हैं। इनको ऐसा दिखाई देता है कि जो इनकी धर्म पत्नी है, इनकी धर्म पत्नी से जो इनका रिश्ता है वो अच्छा नहीं चल रहा था। वही क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। ये कहते हैं कि जो इनकी पत्नी है वो एक गरीब परिवार की बेटी है, गरीब परिवार से यहाँ पे आई थी। तो इनकी सासू माँ का कुछ इन्वॉल्वमेंट इनको अपने घर के अंदर नज़र आता है। इनकी सासू माँ बहुत ही फ्रीक्वेंटली इनके घर के अंदर विजिट करती हैं, और जब भी इनकी सासू माँ आती हैं तो कुछ ना कुछ सामान भर करके इनके घर से ले जाती हैं। तो इनकी जो पत्नी है वो इनसे गुस्से में रहती हैं, और गुस्से के अंदर कहती है मैं उसको कुछ कह नहीं पाता। वो घर का राशन और धन वगैरह बहुत कुछ जो है अपनी माँ को देती रहती है। ये कहती हैं कि इनकी जो सासू माँ है वहाँ पर वो उनका एक बेटा है, एक साला है, जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो इनकी पत्नी है वो एक गरीब घर से आई थी। तो जो साला है उसके पास बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इनकी जो सास है उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि जो ज़मीन मैंने अपने चचेरे भाई को नहीं दी, उस ज़मीन में से कुछ हिस्सा उनको देना चाहिए, क्योंकि चचेरा भाई तो मंदबुद्धि है तो वो क्या करेगा, और वो ज़मीन मेरी नहीं है, तो मेरी सास की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है। ये कहती हैं कि मेरी सास का और मेरा एक अंडर करंट है, एक युद्ध सा है। मैंने कुछ ज़मीन दी है, बहुत थोड़ी सी ज़मीन दी है अपने साले को, लेकिन ये कहती हैं कि मेरी जो सास है वो ऐसा सोचती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ उनके लिए। अगर उन्होंने अपनी बेटी को हमारे घर के अंदर ब्याया है तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनको और उनके बेटे को स्टैंड करूं। लेकिन ये कहते हैं कि मेरा इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत जैसे भीख देते हैं ना, भिखारियों को भीख देता हूँ और भगा देता हूँ उनको अपने घर से। मैं ज़्यादा उनको अपने घर में रहने नहीं देता। कुछ इस वजह से भी मेरी जो पत्नी है वो मुझसे नाराज़ रहती है कि क्या मेरी माँ यहाँ पर आकर के कुछ दिन रह भी नहीं सकती। तो ऐसा इनको एक कॉम्प्लिकेशन नज़र आता है। और जैसे कि हमने बताया, इनकी जो सास वहाँ पर होती है उसकी नज़र इनके चचेरे भाई के ऊपर है, और कुछ इनको ऐसा भी एस्पेक्ट वहाँ पे नज़र आता है कि जो शायद जो इनकी सास है उसने इनके चचेरे भाई के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करा रखा है पूर्व जीवन के अंदर, जिसके चलते इनका जो चचेरा भाई है उसकी जो बुद्धि है वो ब्लॉक्ड रहती है, वो थोड़ा मंद बुद्धि रहता है, उसकी नज़र है उसकी ज़मीन के ऊपर। लेकिन ये कहते हैं कि ना मैंने अपने चचेरे भाई को वो ज़मीन दी, ना मैंने अपने सास को, ना मैंने अपने साले को ज़मीन के अंदर से कोई भी हिस्सा दिया, और सारी ज़िंदगी भर जो ये पूरी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मैंने अच्छे से अपना होल्ड मेंटेन किया। और ऐसे ही फिर उन्होंने देखा कि काफ़ी आगे चल करके फिर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु इनको ऐसा दिखाई देता है कि इनकी जो मृत्यु है वो नॉर्मल डेथ होती है। और जब तक इनकी डेथ हुई तब तक इनकी सास चली गई, इनकी माँ चली गई, काफ़ी बूढ़े होकर के अपने आप को मरते हुए देखते हैं। पर पूरा जीवन भर वो गांव में वो जो दो लोग थे उनसे स्ट्रगल चलता रहा। सास पूरा जीवन भर प्रयास करती रही जब तक वो जीवित थी कि उनके बेटे को कुछ जायदाद मिल जाए यहाँ से, उसके दामाद के घर से, और वाइफ पूरी जीवन भर नाराज़ रही। तो यही सारे जो रिश्ते हैं इन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर देखे। और दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि पूर्व जीवन के अंदर ये जो सारे कैरेक्टर्स इनको नजर आए, इस जीवन के अंदर वो कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या उनका कोरिलेशन था, और पिछले जीवन में क्या हुआ तो इस जीवन में उन्होंने क्यों ऐसा बिहेव किया।
तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्व जीवन के अंदर ये जो सारे कैरेक्टर्स इनके सामने आए उनमें से कौन सा कैरेक्टर इनके इस लाइफ के अंदर कौन था। तो सबसे पहले इन्होंने जिनको आइडेंटिफाई किया वो इन्होंने पिछले जीवन की जो इनकी पत्नी इनको नजर आई, जो इनसे हमेशा नाराज रहती थी, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। इनकी इस लाइफ के अंदर जो हस्बैंड है उनके रूप में देखा। एक माँ इनको नजर आई थी, 70 वर्ष की आयु की थी शुरू में जो नजर आई थी, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेम था जिनको इनसे। उनको इन्होंने अपनी जो इनके 3 बच्चे हैं उनमें से जो इनकी दूसरी वाली जो डॉटर है उसको इन्होंने देखा कि पूर्व जीवन के अंदर वो इनकी माँ थी। अच्छा, इनको एक बच्चा वहाँ नज़र आया था क्योंकि इनकी वाइफ और इनका झगड़ा हमेशा ये था कि बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन एक बच्चा हुआ था जो कि 1 साल का होकर के बुखार से उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तो वो जो बच्चा इनको नजर आया था वो इनको अभी अपना जो इनका करंट जो इनका बच्चा है जो जीवित है, तीनों बच्चों में से तीसरा सबसे छोटा फिर इनका बेटा है, तो अभी वो वाला जो बेटा है उसको इन्होंने देखा कि पूर्व जीवन के अंदर वो वाले बेटे को इन्होंने खो दिया था जब ये केवल 1 वर्ष की आयु के थे। अच्छा, फिर पिछले जीवन के अंदर इनको एक चाचा का बेटा इनको नजर आया था, है ना, चाचा का बेटा था और चाचा के बेटे के आसपास ही सारी कहानी घूम रही थी, लोग उसी को भड़का रहे थे, उसी को लेकर के सभी लोगों को दुख था कि इन्होंने कुछ गलत किया है उनके साथ क्योंकि इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी दबा ली थी। वो जो चाचा का बेटा था दोस्तों, उस बेटे को चाचा के अपने मतलब चचेरे भाई को इन्होंने अपने इस जीवन के उस बेटे के रूप में देखा जिसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई थी, जो कि 3.5 पौने 4 वर्ष की आयु का होकर के जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी बीमारी के चलते इनके 40 से 50 लाख रुपए लग गए थे। तो आया वो बच्चा इनके जीवन के अंदर, बीमार हुआ तो वो सारा टर्मोइल, वो सारी तकलीफ दी उस बच्चे को, शायद वही तकलीफ जो कि उस बच्चे को होती होगी उस जीवन के अंदर, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मंद बुद्धि था, लेकिन वो जानता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी जमीन जायदाद सारी हड़प ली गई थी, जिसके चलते ही शायद उस बच्चे ने इस जीवन के अंदर आकर के इनका इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस कराया। दोस्तों, वो बच्चा खुद क्यों बीमार रहा, अपने आप भी उसने कुछ तकलीफ झेली, वो उस बच्चे का अपना हिसाब किताब रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम केवल ऐसे देख रहे हैं कि पिछले जीवन में इन्होंने उनके साथ क्या किया और वो आकर के उसने किस प्रकार का रोल इनकी लाइफ के अंदर प्ले किया। और फिर सोचिए, वो इनका चाचा का बेटा जो कि अकेला वो 2 कमरे के घर के अंदर रहता था, जो कि खेतों के बीच में बना रखा था छोटा सा घर, जबकि इनकी इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद थी, वो कैसा वहाँ डिप्रेस्ड रहता होगा ना, कैसा वहाँ पर वो परेशान रहता होगा बेचारा अकेले में। तो वैसा ही शायद वो जो परेशानी उसको मिली उसके प्रतिफल स्वरूप वो इस जीवन के अंदर आया भी, चला भी गया और इनको वर्षों के लिए डिप्रेशन के अंदर डाल गया। वो एनर्जी भी वो बच्चा वापस इनको लौटा करके गया। अच्छा, उसके बाद दोस्तों पिछले जीवन में इनको ऐसा पता लगा था कि इनके एक पिताजी थे और इनके चाचा चाची थे जो कि एक एक्सीडेंट के अंदर मर गए थे। पिछले जीवन में जो इनके पिताजी थे, पिछले जीवन में भी इनका बहुत प्रेम था, कुछ ऐसी इनको भासना थी। तो पिछले जीवन के जो पिता थे उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में ही महसूस किया, जो पिता चल बसे से पूर्व जीवन के अंदर। इस जीवन के अंदर इनके पिता ही हैं जो कि इनके सपोर्टर रहे हैं, वरना इनकी जो माँ हैं उन्होंने तो इनका बुरा हाल करके रखा हमेशा। अच्छा, पिछले जीवन में जो चाचा चाची थे, जिस चाचा चाची के बेटे के साथ इन्होंने गलत किया, एक प्रकार से चाचा चाची की ही तो जमीन हड़पी जो उनके बेटे को मिलनी चाहिए थी, उनके बेटे को नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, वो जो पिछले जन्म में जो मर चुके चाचा चाची थे उनको इन्होंने अपने इस जीवन के जेठ और जेठानी के रूप में महसूस किया, जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। वो जेठ और जेठानी जो कि एक तो कोई प्रॉपर्टी है जिसको पूरा अपने नाम लिखवा लेना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि इनका भी हिस्सा है, और उसके अलावा इनकी जो दूसरी जगह पर प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी प्रॉब्लम कॉज करवा रखी है उन्होंने 2 लोगों के साथ मिलकर के। तो वो जो जेठ जेठानी हैं वो पिछले जीवन के चाचा चाची है जो मर गए थे, और चाचा चाची के मर जाने के बाद फेयर रहने की जिम्मेवारी इन्हीं की रही होगी। तो एक प्रकार से चाचा चाची के साथ पिछले जीवन में इन्होंने धोखा किया, उनके बेटे के साथ इन्होंने धोखा दिया। तो इसी वजह से इस जीवन में वो जो जेठ जेठानी है, प्रॉपर्टी को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रखा है इनकी लाइफ के अंदर। अच्छा, फिर पिछले जीवन के अंदर 2 लोग ऐसे थे जो कि जिनका इनसे काफ़ी ज़्यादा राइवलरी थी। जो 2 लोग थे जो जाकर के इनके चाचा के बेटे के कान भरते थे, उन्होंने प्रयास भी किया कि उसको ज़मीन मिल जाए, भले ही उसका कारण कोई भी रहा हो, भले उनकी अपनी जेलसी रही हो, लेकिन वो उसको सपोर्ट करने का प्रयास करते थे। दोस्तों, वो जो 2 लोग इनको नजर आए थे जिनसे इनकी राइवलरी थी, वो इस जीवन के अंदर वो 2 बिल्डर्स हैं
जो कि इनके जेठ और जेठानी के साथ मिल करके जिन्होंने इनकी एक प्रॉपर्टी का ऐसा हाल किया हुआ है कि वहां पर ये किराएदार भी नहीं रख पाते हैं। लगभग 55 से 60 लाख का वो फ्लैट है, लेकिन उसके लिए केवल 15-20 लाख रुपए इनको देने को तैयार हैं। परेशान करके रखा हुआ है। वो दो लोग, दो बिल्डर इस जीवन के, इनके पिछले जीवन के वो राइवल्स थे, जिनके मन में इनके चाचा के बेटे को लेकर के कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा, उसको लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारे। शायद उसी प्रकार के एफर्ट्स वो इस जीवन के अंदर भी डाल रहे हैं। उन आत्माओं के अंदर इस चीज की कॉलिंग है कि इस आदमी ने पिछले जीवन में, जो कि अब औरत हैं, इसने बहुत प्रॉपर्टियां दबाई हैं, तो शायद इसकी प्रॉपर्टी दबाना कोई गलत बात नहीं है ना। वो चीज उनको मोटिवेट करती होगी। तो उनको इन्होंने देखा। तो पिछले जीवन में भी वही चाचा के लड़के के सपोर्टर्स थे। ये भी हो सकता है कि जो इनके चाचा चाची मर गए थे, मरने के बाद में वो ये सामने तो नहीं आई, लेकिन ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि आत्मा के रूप में वो अपने बेटे के आसपास रहते हों, महसूस करते हो कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा था, और इनके चाचा चाची की जो आत्मा है उसी ने ही इन्फ्लुएंस किया हो गांव के इन दो राइवल्स को कि वो बार बार इनको परेशान करें, उनके बेटे को उनका हक दिलाने का प्रयास करें। तो पिछले जीवन में भी वो किसी प्रकार से एक दूसरे के सहयोगी थे, और इस जीवन के अंदर भी वो सहयोगी हैं, और सब लोग मिल करके, वो दो बिल्डर्स और इनके जेठ जेठानी मिल करके इनकी जो सारी प्रॉपर्टी है, सारी तो नहीं लेकिन काफ़ी जो प्रॉपर्टी है उसका जो एक हिस्सा है उसको हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अंदर प्यास है इनकी प्रॉपर्टी को हथियाने की। इसके बाद दोस्तों एक पिछले जीवन में इनको अकाउंटेंट नजर आया था। अकाउंटेंट जिसने खबर पहुंचाई थी इन दोनों लोगों तक। अकाउंटेंट जो अंदर से समझता था कि ये जो मेरा मालिक है बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये बहुत बड़ा चोर है। शायद इसी वजह से इस जीवन के अंदर ये वो दो कॉन मैन आए थे इनकी लाइफ में, जो कि 38 लाख का गमन करके चले गए इनकी लाइफ के अंदर। वो दोनों तो इनको नजर नहीं आए, लेकिन उन दोनों में से एक जो व्यक्ति है उसको इन्होंने पूर्व जीवन के उस मुंशी के रूप में देखा था, जिसने खबर पहुंचाई थी, और फिर उसको बहुत बेइज्जत करके इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वहां से निकाल दिया था। उसको इन्होंने देखा था, और जब वो जा रहा था तो उसकी आंखों में वो था कि मैं बदला लूंगा, तेरे को भी बताऊंगा, है ना, कुछ ऐसी भावना थी उसकी। तो उसको इन्होंने देखा था। तो दोस्तों ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे किरदार इनको अपने पास्ट लाइफ के अंदर नजर आए। अच्छा, इसके साथ साथ सॉरी हम भूल गए, इनको अपने पास्ट लाइफ में अपनी एक सास नजर आई थी। सास और साला जो चाहते थे कि इनके चचेरे भाई की जो प्रॉपर्टी है उनके पास चली जाए, या उसमें से एक बड़ा हिस्सा उनके पास चला जाए। उनकी नज़र थी इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। वो सास जिसको ये भगा दिया करते थे, जिसको, क्योंकि वो गरीब घर की थी, सास की हरकतें भी ऐसी थी, लेकिन ये भगा देते थे, उनकी बेइज्जती कर देते थे। उनको इन्होंने अपनी इस जीवन की माँ के रूप में देखा। जो पिछले जीवन में साला था जिसको वो प्रॉपर्टी दिलाना चाहते थे, उनको इन्होंने अपने दो भाइयों में से एक भाई के रूप में देखा, जिससे उनकी माँ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो अपने माँ और अपने भाई को अपने पिछले जीवन की सास और साले के रूप में देखा। और दोस्तों इनका एक ये भी कंसर्न था कि इनकी माँ के जो ताने हैं, उन तानों की वजह से इनका जो बेटा है वो प्रीमच्योर पैदा हुआ था। पिछले जीवन में ऐसा देखने में आया था कि जो इनकी सास है उसकी नज़र जिस व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे थी वो इनके चाचा का बेटा था, और वो जो चाचा का बेटा था वो वही बच्चा था जो कि प्रीमच्योर पैदा हुआ था और 3-3.5 वर्ष का होकर के गुजर गया था। तो ज़रूर दोस्तों पिछले जीवन के अंदर जब इनकी सास उसकी प्रॉपर्टी हथियाने का प्रयास कर रही थी, तो उन दोनों आत्माओं का और भी पुराना कोई हिसाब किताब आपस में रहा होगा, जिसके चलते इस जीवन में इनकी पिछले जीवन की सास यानी कि इस जीवन की माँ, उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि वो जो बच्चा है वो पूरा पैदा ही ना हो पाए। वो बच्चा बीमारियों के साथ पैदा हो, अपने संकल्पों से, अपने तंज से, अपनी बातों से इनको ऐसा कर दिया उन्होंने कि वो बच्चा अनहेल्दी पैदा हुआ। और उस अनहेल्थ के चलते ड्रामा ऐसा रचा कि इससे भी बच्चा जो है अपना पूरा हिसाब किताब पूरा कर गया, और शायद जो इनकी माँ का हिसाब उस बच्चे से था वो भी उन्होंने पूरा किया। दोस्तों इस सभी के साथ साथ ये जो बहन है इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिला था। स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंदर दो मुख्य बातें इनके स्पिरिट गाइड ने इनको कही थी। सबसे पहला उन्होंने कहा कि निस्वार्थ होकर के सेवा करो। तुम्हारी सेवा के अंदर जो तुम करते हो, कुछ इस सेवा का कार्य करती हैं, उसके अंदर तुम्हारा नाम कमाने का लालच बहुत ज़्यादा है। निस्वार्थ होकर के सेवा करो तो दुआएं जमा होंगी। एक स्पिरिट गाइड ने ये कहा था। दूसरा, स्पिरिट गाइड ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि जेठ जेठानी के बच्चों को जो फैमिली डिस्प्यूट है ना, जो प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हारे पास बहुत ज़मीन जायदाद है,
जेठ जेठानी के बच्चों को वो प्रॉपर्टी दे दो। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। जो तुमने किया है इससे कुछ उन्होंने ऐसा कहा कि ये करने से उन आत्माओं से जो तुम्हारा हिसाब है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन फंसा करके रहोगी तो उनके साथ फंसी रहोगी। तो जेठ जेठानी के बच्चों को वो वाली प्रॉपर्टी जो वो चाहते हैं तुम्हें दे देना चाहिए। ये था स्पिरिचुअल गाइड का गाइडेंस भी। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो ये आज का ये जो पूरा कहानी है, जो पूरा हमने आपके सामने केस प्रस्तुत किया, इसको हम संपन्न करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो पूरा किस्सा हमने आपके साथ साझा किया है, किस्सा आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमारे को ये बताएं कि जो पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी, जो पूरा केस आपके सामने प्रस्तुत किया, ये आपको कैसा लगा। आप सभी के साथ हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।